हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने फोर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। व्हाट इज फोर्स, जो स्टैंडर्ड 9 से लेके स्टैंडर्ड 11 तक वेरी इंपॉर्टेंट और डिप्लोमा फिजिक्स में एक टॉपिक आता है फोर्स के बारे में। अब हमने थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद आगे का जो मोमेंटम मैंने आपको होमवर्क दिया था, फोर्स और मोमेंटम का डिफरेंस किसी ने किया है किसी ने नहीं किया। अगर किया है, ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ट्राई किया है, नहीं आएगा तो आज सॉल्व हो जाएगा। पहले थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। जो लोग नए हैं, आई रिक्वेस्ट यू वो मेरी प्रीवियस वीडियो को अटेंड करें, उसके बाद ये पार्ट 3 को विजिट करें, तभी आपको सब बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी। क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने ऑलरेडी सब कुछ समझा रखा है। तो हमने चैप्टर की शुरुआत किया था न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ में ओनली फोर्स के बारे में बताया गया है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगे तब तक वो चलता रहेगा, अगर मोशन में है तो, एंड स्टेडी हो तो स्टेडी रहेगा जब तक उसे किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा तब तक। दूसरा जो नियम है कि फोर्स कितना फोर्स लगाना चाहिए, तो वो न्यूटन ने आइडेंटिफाइड किया था फोर्स के फॉर्मूले से, जो ऑलरेडी हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ है आपका F = ma फ्रॉम द फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया है। m यानी मास है, ठीक है, और यहाँ क्या है आपका किलोग्राम है। ये है आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है यानी उसका यूनिट आपको पता ही होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब कल मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ द फोर्सेस और फोर्सेस के इफेक्ट वो भी डिस्कस कर लिया था कि कैसे उसकी इफेक्ट होगी, ठीक है। उससे हम साइज, शेप, डायरेक्शन वो सब हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें पहला था आपका डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है यानी कितनी वैल्यू है उतनी। फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है, जहां फोर्स लगता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा है अपना लास्ट अपने नेचर, उसका नेचर कैसा है, मतलब नेचर यानी टेंसाइल है या कॉम्प्रेसिव, ऑलरेडी वो क्या कर लिया है, डिस्कस हमने कर लिया है, ठीक है। दूसरा था मोमेंटम के, ये डायरेक्ट न्यूटन ने नहीं दिया था, ये डायरेक्ट न्यूटन ने नहीं दिया था। कहाँ से आया था, मोमेंटम से। तो मोमेंटम क्या था, P = mv, ठीक है। तो उसका यूनिट भी यहाँ से हमने कल रखा था kg और मीटर पर सेकंड, क्या रखा था, kg × मीटर पर सेकंड। इसके डिफरेंशिएशन से मुझे क्या मिला था, एक्सेलरेशन मिला था, ठीक है। तो ये सब हमने करवा लिया था। उसके बाद हमने समझा था मोमेंटम के बारे में, और मैंने आपको पूछ दिया था कि फोर्स और मोमेंटम का डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम समझेंगे अब आगे कि मोमेंटम और फोर्स का डिफरेंस 2 मार्क या 3 मार्क में पूछा जाएगा, तो आपको 3 पॉइंट तो आना ही चाहिए। तो पहले यहाँ मैं फोर्स लिखता हूँ, और जिसको हम बोलते हैं कैपिटल है, और यहाँ आपका मोमेंटम, ठीक है, यानी वेगमान। गुजराती में शू कहेवाय तो वेगमान, ये पण मैं ऑलरेडी समझावी दीधेलुं छे। चलो पहला डिफरेंस क्या है, पहला तो उसका फॉर्मूला है F = ma, उसका फॉर्मूला होगा। दूसरा फॉर्मूला है इसका मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला है P = mv। एक पॉइंट ए हुआ, अपने हिसाब से ही चलो, ठीक है। कोई बुक में अगर कोई बुक में पहला पॉइंट डिफरेंट मिलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं, अपने आप से बनाना सीखो, रट्टा मत मारो। चलो दूसरा है उसका यूनिट, उसका यूनिट क्या है, न्यूटन, और फ्रॉम दी फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, किलोग्राम × मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरा यूनिट है मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम × मीटर पर सेकंड। तो एक डिफरेंस हुआ आपका, ठीक है। तीसरा, अब जो तीसरा है कि जो फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स कैसा है भाई, कि जैसे हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी जिसमें फाइनल वेलोसिटी भी एक होती है, मतलब बदलती नहीं है, और इनिशियल वेलोसिटी भी
हो रही है, तो उसमें क्या है आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, देन फोर्स आपका क्या होएगा, फोर्स भी कांस्टेंट होगा। याद रखना भाई, ये चीज याद रखना अपने इंटरव्यू के लिए या वाइवा जब होता है वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब आपका फोर्स भी क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। ये चीज याद रखना, क्यों भाई, क्योंकि फोर्स के ही फॉर्मूला में क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, इसीलिए। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, फोर्स भी आपका कांस्टेंट होगा। बट यहाँ कुछ अलग है, किसके लिए, मोमेंटम के लिए। तो मोमेंटम के लिए जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, अब देखो यहाँ मोमेंटम के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन क्या है, ऑलरेडी मैंने समझा रखा है कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अगर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन तो p = mv में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो आपका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। याद रखना भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स आपका कांस्टेंट रहेगा बट मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट क्या था, फॉर्मूला, दूसरा पॉइंट उसका यूनिट था, और तीसरा पॉइंट आपका कौन था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो फोर्स आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आपके हुए 3 पॉइंट। अब इधर दूसरे पॉइंट भी हम देख लेते हैं, पहले लिख लो ये अच्छे से, कॉपी कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो ये हुआ आपका 3 पॉइंट, आगे चलते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे, फोर्स के बारे में। ठीक है, ये नॉलेज के लिए है और डिफरेंस भी पूछा जाता है, इसीलिए फोर्स चौथा पॉइंट है, इसमें भी चौथा आ गया। ठीक है, अब जो फोर्स है ना, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन बल कोनी पर आधार રાખે છે, બળ પ્રવેગની દિશા પર આધાર રાખે છે। फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन डिरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी वो प्रवेग यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पे डिपेंडेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ होगा आपका जो मोमेंटम है, मोमेंटम कहाँ डिपेंडेंट होगा, मोमेंटम सेम लिखने का कि मोमेंटम इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन पे है, वेलोसिटी की डायरेक्शन पे है। याद रखना भाई, किसकी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। यानी हमारे गुजराती में लखो એટલે લખાય કે વેગમાન गतिनी दिशा पर आधारित है। फिफ्थ पॉइंट कैसा है, अब व्हाट अबाउट द टाइम। अब देखो आपको पूछा जाए कि फोर्स को टाइम से क्या लेना है, तो जरा मैं यहाँ समझा लेता हूँ कि फोर्स को टाइम के साथ क्या रिलेशन है। तो F = ma, एंड आपको पता हो कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ होगा mv - u/t, यानी ये देखो ये सबको भूल जाओ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/t, यानी फोर्स और टाइम को क्या है भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ से ही पता, चलो तो ये मतलब यहाँ से आपको पता चल जाएगा फोर्स और टाइम कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो आप यहाँ एक लिख सकते हो कि जो फोर्स है ना, फोर्स इज, ये तो आपको समझने के लिए है, ठीक है, कि कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है, बट आपको ये डायरेक्ट लिखना है। बल છે એ કેવું છે, સમયના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, अब वही बात आए किसके बारे में, मोमेंटम के बारे में। ठीक है, चलो तो मोमेंटम क्या है भाई, 5 मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। याद रखना भाई, मोमेंटम कैसा है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, ये 5 पॉइंट हमारे काम के हैं जो मैंने लिखवा दिया है, और भी बहुत सारे हैं, बट 5 काफ़ी है नॉलेज के लिए भी और मार्क्स के लिए भी और वाइवा के लिए भी। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिफरेंस। जितने भी मेहनत किया है, चलो कि फोर्स एंड मोमेंटम मैंने कल बोला था, किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है, नहीं मिला, ट्राई किया तो अभी से कॉपी कर लो और समझो कि कैसे कैसे वो आया। मैंने यहाँ डेरिवेशन से आपको बताया है कि कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, तो ये है आपका फोर्स। दूसरा भी लिख सकते हैं कि फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, इसमें किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं चाहिए। वे भी लिख देता हूँ, ये कांटेक्ट होगा। हमने देखा था ना फोर्स के टाइप कितने हैं, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। वो है वेगमान की किसी भी टाइप का, मतलब उसमें लीनियर मोमेंटम होगा, सर्कुलर मोमेंटम, आप कैसा स्पीड है आपकी उस पर डिपेंडेंट करता है। तो लिख सकते हो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट उसके टाइप है, जो पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और जो मोमेंटम यानी संपर्क बल और असंपर्क बल, અને વેગમાનમાં આવશે તમારું लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय वेगमान, लीनियर मोमेंटम, फिर कोणीय यानी एंगुलर मोमेंटम। तो ऐसे उनके टाइप है। तो आपका इंडिविजुअल पूछे तो भी आ गया, डिफरेंस पूछे तो भी आ गया। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग कर देना मोमेंटम। ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरा डिफरेंस। इंडिविजुअली पूछे कि एक्सप्लेन अबाउट द फोर्स तो भी आप लिख सकते हो, यूनिट के साथ मैंने समझा दिया है। टाइप ऑफ द फोर्स भी समझा दिया है, मोमेंटम भी समझा दिया है यूनिट के साथ, वेलोसिटी के मतलब फॉर्मूला के साथ। तो आप इसी से जब पूछे खाली कि व्हाट इज मोमेंटम तो भी लिख सकते हो, डिफरेंस पूछे तो भी लिख सकते हो। तो एक बात अच्छे से करना, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। इतना कॉपी करो, उसके बाद हम अगले टॉपिक और नए टॉपिक के पास जाते हैं, पहले इतना समझ लो। ठीक है, तो ये हुआ आपका फोर्स और मोमेंटम का डिफरेंस। आई होप आपने लिख लिया होगा। अभी जो नेक्स्ट थियरी है वो जीटीयू के लिए, और इस चैप्टर में जो व्हेन द कार इज बैक रोड, वेरी इंपॉर्टेंट थियरी है, 7 मार्क्स में मोस्ट ऑफ आती है। तो अभी मैं वो चालू कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक वही है। एक तो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, एक स्टेटमेंट है और उसका डेरिवेशन है, तो वो अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, वो अब चलाऊंगा। इस पार्ट 3 में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डेरिवेशन। तो भाई मतलब एक ध्यान से ये देखना थियरी, क्योंकि वो हर साल पूछी जाती है। ठीक है, तो आते हैं हम थियरी पे। देखो यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ, पहले ये जो स्टेटमेंट है उनका पहले मीनिंग समझो कि वो क्या कहना चाहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गुजराती में कहेवाशे रेखीय वेगमान, रेखीय वेगमान संरक्षणનો नियम, रेखीय वेगमान संरक्षणનો नियम। अब देखो थोड़ा इस जो थियरी का नाम है ना उसको हम पहले समझ लें। ठीक है, चलो देखो पहले इस मतलब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, और गुजराती में कहवाय संरक्षण। दोनों एक ही है, मतलब इंग्लिश गुजराती। कंजर्वेशन यानी बचाना, हिंदी में क्या बोलते हैं बचाना, उसको कंजर्व करना, बचाव कहवाय। और मोमेंटम को हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, P = mv। ठीक है, अब यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट थियरी है। यानी मोमेंटम आफ्टर द प्रोसेस एंड बिफोर द प्रोसेस इक्वल टू रहना चाहिए, वो ऐसा स्टेटमेंट बता रहा है। रेखीय यानी क्या, मतलब जब हम सीधे पाथ में जाते हैं, अपनी जो भी वेलोसिटी वो सीधे पाथ में है, उसको मैं क्या बोलूँगा, लीनियर मोमेंटम। तो वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक वर्ड्स में भूल गया हूँ यहाँ, लीनियर मोमेंटम। ठीक है,
लीनियर यानी आप जब अपना रास्ता सीधा हो तब कैसे कंजर्वेशन करना है वो हमें ध्यान रखना है। तो सब आई होप समझ में आ गया होगा थियरी का मतलब क्या है। तो पहले किसी भी थियरी चालू करते पहले एक स्टेटमेंट होता है, बट हमेशा की तरह हमें क्या करना है उसका फॉर्मूला को समझना है और उसके बाद स्टेटमेंट को लिखना है। याद रखना, जो बच्चे नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो भाई कि कोई भी लो आए तो उसका पहले फॉर्मूला करो और उसके ऊपर से स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करो ताकि रट्टा ना मारा जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ लो ऑफ दी कंजर्वेशन क्या किया जाता है, F इज इक्वल टू 0 यानी F इज इक्वल टू 0 यानी क्या, उस पर जो भी फोर्सेस लगेगा वो कितना होगा 0, ऐसा मैं समझा। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट क्या होता है, उसका स्टेटमेंट पूछा जाता है स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने बोला कि हमेशा की तरह वो क्या इंडिकेट करता है F इज इक्वल टू 0। तो आपके बुक वाले क्या लिखते हैं कि F इज इक्वल टू 0 है। अब अपने हिसाब से मैं अपना बनाता हूँ कि जब सिस्टम में कुछ भी बल लगेगा, ठीक है, सपोज कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपको पता है चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेस हो, सब में एटम रहते हैं। ठीक है, सब में एटम रहते हैं, वो अंदर मतलब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस लगाते रहते हैं। हमेशा वो क्या करते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस लगाते रहते हैं। एब्सेंस ऑफ दी एक्सटर्नल फोर्स, हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए या लगाए तब भी वो अपने आप में फोर्स चलता रहेगा, जिसको मैं बोलूँगा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब आपके बुक वाले ऐसे हैं कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स किसी भी डायरेक्शन से आए वो नहीं लगा रहे हो, तो जो भी अंडर यानी उसको मैं बोलूँगा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस लगेगा। मैंने पहले समझाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें एटम्स रहते हैं, ठीक है, जिनके बीच में एक बॉन्ड होता है, आपको स्टैंडर्ड 10 में हो गया है कोवेलेंट बॉन्ड, वो सब हो गया है। ठीक है, तो सबके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड होता है, उनके लिए उनका स्ट्रक्चर स्टेडी रहता है। तो कंडीशन क्या दी गई है, इस कभी भी स्टेटमेंट लिखो, क्या लिखोगे, रेखीय वेगमान संरक्षण नियम जनावे छे के, और इंग्लिश में स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम दैट करके लिखना है। क्या लिखना है, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखना है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा रहा हो, 0, देन जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। बट कब दिस इज द कंडीशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज 0, જ્યારે બાહ્ય બળ લાગતો નથી ત્યારે શું થાય છે, તમારું રેખીય વેગમાન સંરક્ષણ થાય છે। यानी स्टेटमेंट दैट व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज 0, उसमें किसी भी प्रकार का फोर्स मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो अंदर का तो फोर्स लगेगा, जिसको मैं बोलूँगा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। उनके लिए ये जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। ये स्टेटमेंट ऐसा दिखा रहा है, उसको आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, F इज इक्वल टू 0, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लिख देना ताकि पता चले दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब उनका हम डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, कि उनका हम डेरिवेशन करते हैं। अब देखो यहाँ मोमेंटम को, हमारा क्वेश्चन क्या है, लो ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम को P से इंडिकेट किया जाता है। तो हमारा कुछ भी ऑब्जेक्ट हो उसका मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए, वो अभी हम डेरिवेशन कर रहे, बट उसका स्टेटमेंट और आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दिया। अब हम आगे देखेंगे उसका डेरिवेशन। ठीक है, तो पहले आप एक स्टेटमेंट लिख लो, ये लिखने की जरूरत, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं करोगे तो अंदर से तो मोलेकुलर फोर्सेस लगेगा ही, बट हमें उसका क्या करना है, जो लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व होता है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम उसका डेरिवेशन करेंगे, देखो अब आगे क्या होता है। जिसका लिखना बाकी है भाई वो वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूरी थियरी
इस वीडियो में आनी चाहिए, इसीलिए भाई। चलो अब देखो, हम सपोज के मेरे पास कई सारे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखना, उसका डेरिवेशन बता रहा हूँ। डेरिवेशन जो आपको जीक्यू में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये मत लिखना क्योंकि ये समझा नहीं है। एक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा ऑब्जेक्ट है, बहुत सा, मतलब हम समझने के लिए 4 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। अब वेगमान, वेग मतलब जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला है P = mv। देखो भाई, इसका मास में m1 बटा दूं, इसका m2 बटा दूं, इसका क्या बटा दूं m3, और इसका बटा दूं m4, ठीक है। हर एक के पास का मास होगा ही होगा, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी v1, उसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v3 और इसकी वेलोसिटी v4, ठीक है। ऐसा मैं मान लेता हूं कि 4 ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1, m2, m3, m4 है और वेलोसिटी क्या है v1, v2, v3। अब इन सबके पास मैंने यहां से कुछ फोर्स लगाया, बट याद रखना डेरिवेशन स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, किसी भी प्रकार का हमें फोर्स नहीं लगाना है। એટલે भूल से भी यहाँ ऐसा मत लिख देना कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ। मैंने बोला था कि सबके पास क्या है, एटम कुछ ना कुछ होता है। क्या होता है? कुछ ना कुछ होता है। तो चलो मैं क्या लिख सकता हूँ, P = m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट 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 m4v4 लिख सकता हूँ भाई। टोटल मोमेंटम लिख सकता हूँ क्योंकि एक सिस्टम है, ये क्या है, टोटल एक सिस्टम है। तो मुझे टोटल सिस्टम का मोमेंटम फाइंड करना है, तो ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ, तो यहाँ क्या हुआ, P = P1 प्लस P2 डॉट 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 P4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इस सिस्टम में किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। अब देखो एक चीज है, अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, अगर ये इस पे तो ये इस पे, बट वो बाहर नहीं जाएगा, वो सिस्टम में ही क्या है, घूमता रहेगा। क्या होगा, घूमता रहेगा। यही समझाना चाहता हूँ कि जो भी फोर्स है वो सिस्टम के बाहर नहीं जा रहा है, अपने सिस्टम में ही। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, आपका घर है, मकान है, ठीक है, उसमें 3 लोग हैं, ठीक है, मम्मी पापा और आप, मम्मी पापा और आप, ठीक है, और आप। और क्या होता है, कभी कभी बच्चे लोग खराब काम करने लगते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, अपने घर में ही रखते हैं मम्मी पापा, बाहर नहीं फैलाते। बट घर में तो है, घर में तो पता है, पापा को पता है कि अपना बच्चा कैसा है, मम्मी को तो पता है अपना बच्चा कैसा है। भले बाहर लोग जो भी समझे वो अच्छा है बुरा है, तो एक सिस्टम के बाहर नहीं जा रहा है, वो पापा मम्मी को बताएंगे कि अपने लड़के की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो बस वही मान लो, तो दिस इज द अपना क्या हुआ, टोटल मोमेंटम हमारा ए वाला, ठीक है। अब ये हुआ आपका लीनियर मोमेंटम, यानी उनका एडिशन हुआ। दूसरी चीज, अब न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने क्या बताया है, F = ma बताया है, ठीक है। न्यूटन ने बताया है F = ma, ठीक है। दूसरी बात, जब आप प्रेशर का dp/dt, ये क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रेशर का डेरिवेशन आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो आपको फोर्स मिलेगा। अब फोर्स तो आपका 0 है, फोर्स आपका क्या है, 0 है, 0 लिख देता हूँ, तो dp/dt, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रेशर भी बोला जाता है कि आप हाई स्टैंडर्ड में जाओगे तो यहाँ क्या है, dp/dt, यानी उसका भी डेरिवेशन करोगे। और यहाँ P क्या लेना है, मोमेंटम। क्या लेना है, मोमेंटम। जब मोमेंटम का आप विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन करोगे तब क्या मिलेगा, आपको फोर्स मिलेगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। देखो भाई, P = mv है, ठीक है। अब मैं उसका dp/dt मास तो हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ हो जाएगा dp/dt। dp/dt क्या है, आपका फोर्स, और dv/dt F = ma। समझ में आया? तो ऐसे मिलेगा आपका फोर्स। तो मैंने क्या किया, जब मोमेंटम का डिफरेंशिएशन किया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ आप रिस्पेक्ट करोगे। और आपको लिखना कैसे वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये सब हुई एक्सप्लेनेशन। क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन। आपको पहले क्या लिखना है, अगर एक क्वेश्चन पूछे तो पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे, फिर उनका फॉर्मूला लिखोगे, जो मैंने F = 0 बताया तब।
फिर डेरिवेशन में क्या लिखोगे कि देयर आर द फोर ऑब्जेक्ट विच मास इज द m1 m2 m3 m4 रिस्पेक्टिवली और वेलोसिटी क्या है v1 v2 v3 v4 रिस्पेक्टिवली। ગુજરાતીમાં કહેવા જાય તો ધારો કે ત્યાં ચાર પદાર્થ છે જેમના માસ શું છે દળ શું છે m1 m2 m3 m4 અને તેમની ગતિ શું છે v1 v2 v3 v4 कुल वेगमान प्रक्रिया में कुल वेगमान आ लक्ष्य और m1 v1 p1 है। फिर ये चालू करेंगे डेरिवेशन, यहाँ से डेरिवेशन मतलब यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ जाना है। कैसे लिखना है समझ में आया? फिर से मैं बट्टा देता हूँ। पहले वो स्टेटमेंट लिखोगे f = 0 लिखोगे, फिर डेरिवेशन का टाइटल लगाओगे। ये सब ड्रॉ करना नहीं है, ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लखवान कि देयर आर द फोर ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है m1 m2 m3 m4, वेलोसिटी है v1 v2 v3 v4। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिस्टम का टोटल मोमेंटम m1 v1 m2 v2 m4 v4। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि वो कैसे आया। तो लिख देना वी नो दैट, यहाँ लिखना जरूरी है वी नो दैट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ द न्यूटन, फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ द न्यूटन, फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ द न्यूटन। ठीक है, वो आपके लिए जरूरी है लिखना क्योंकि न्यूटन ने सेकंड लॉ में अपना बोला था। ठीक है, न्यूटन ने सेकंड लॉ में अपना बोला था। ठीक है, तो ये वो आपका डेरिवेशन फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ द न्यूटन। देखो भाई एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि स्टेटमेंट फ्रॉम द सेकंड डिराइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वैसे भी पूछा जाता है फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द न्यूटन। तो इतना तक आपको करना है। बट ऐसा पूछा जाए कि डिराइव द कंजर्वेशन लॉ फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ, तब वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, बट इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, रिवाइज किया, फिर डिफरेंस देखा। और जब आप जीक्यू के एग्जाम में फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ द न्यूटन से पूछे तब इतना डेरिवेशन करना है किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ऐसा पूछे फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ से आप साबित कीजिए कि कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, तो अब वो जो है वो पार्ट 4 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। और कुछ भी नहीं आए, खाली ओनली ऐसा पूछे डिराइव द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन मोमेंटम, तो कोई भी मेथड आप लिख सकते हो। न्यूटन सेकंड लॉ को भी लिख सकते हो और न्यूटन थर्ड लॉ भी, कोई एक ही लिखना है। कोई ऐसा मत सोचे कि अच्छा लिखने के लिए मैं सेकंड वाला भी लिख लूँ और थर्ड वाला भी लिख दूँ, एक ही लिखना है। उसमें जो भी आइडेंटिफिकेशन किया है वही बेहतर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। और मेरे जिस बच्चे नए हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आए जो लोग नए हैं वो। और उसका जो फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अभी तक जो मैंने करवाया और रिवाइज कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल तक पहुंचाइए और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जो बच्चे पुअर है, अपने फ्रेंड्स है जो ट्यूशन अफोर्डेबल नहीं कर पाते, वहाँ तक एक पढ़े। ठीक है, और एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली है डिप्लोमा वाले की, तो प्लीज़ आप लोग मेहनत कीजिए, समझ कॉन्सेप्ट के साथ कीजिए। और एक क्वेश्चन आता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया है। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। और हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।